अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ खलील फरहाद। मरकज़ की मोदी सरकार ने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA के रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी के साथ यह कानून मुल्क भर में लागू भी हो गया है। अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। CAA कानून क्या है, इसे लागू किया गया तो किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान? CAA की मुखालफत करने वाली रियासतें क्या इसे अपने यहाँ लागू होने से रोक पाएंगे? CAA NRC से आकर क्यों तशवीश में है मुसलमान? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे तफसील से। सबसे पहले बात करते हैं CAA कानून की। CAA इस कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई कम्युनिटीज़ के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी, यानी उन्हें हिंदुस्तानी शहरियत इस कानून के तहत मिल जाएगी। इन कम्युनिटीज़ में मुसलमानों का नाम शामिल नहीं है। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसकी मालूमात देते हुए एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने CAA कानून 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी हरासानी की वजह से भारत आए माइनॉरिटीज़ को यहाँ की शहरियत मिल जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट यानी तरमीम किया गया। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट 1955 एक कानून है जिसमें बताया गया है कि किसी शख्स को हिंदुस्तानी शहरियत कैसे दी जा सकती है और हिंदुस्तानी शहरी होने के लिए ज़रूरी शर्तें क्या हैं। इस कानून में पहले भी कई मरतबा अमेंडमेंट यानी तरमीम हो चुकी है। 2019 में मरकज़ की BJP हुकूमत ने इस कानून में तरमीम करके इसे पास कराया। मोदी सरकार की जानिब से बनाए गए इस कानून के मुताबिक पड़ोसी कंट्रीज अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लोगों को ही हिंदुस्तानी शहरियत मिल पाएगी। 2019 से पहले किसी भी शख्स को हिंदुस्तानी शहरियत लेने के लिए कम से कम 11 साल हिंदुस्तान में रहना लाजमी था, लेकिन अब पड़ोसी मुल्क के माइनॉरिटीज़ के लिए यह वक्त या मुद्दत 11 साल से कम करके 6 साल कर दी गई है। इससे पहले भारत में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले लोगों को शहरियत नहीं मिल सकती थी और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने या हिरासत में रखने का प्रोविजन था, लेकिन अब ऐसे लोगों को शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA 2019 के तहत देखा जाएगा। CAA को लेकर ये तो रही मोटी मोटी बातें और अहम बातें। अब बात करते हैं इसको लेकर होने वाली मुखालिफत की। CAA कानून की सबसे ज़्यादा मुखालिफत नॉर्थ ईस्ट रियासतों आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही हैं, क्योंकि ये रियासतें बांग्लादेश के बॉर्डर के बेहद करीब हैं। इन रियासतों में इसकी मुखालिफत इस बात को लेकर हो रही है कि यहाँ मुबैना तौर पर बांग्लादेश से मुसलमान और हिंदू दोनों ही बड़ी तादाद में गैर कानूनी तरीके से आकर बस जा रहे हैं। मुखालिफत इस बात की है कि मौजूदा सरकार हिंदू वोटरों को अपना वोट बैंक बनाने की फ़र्क में माइग्रेंट हिंदुओं के लिए भारत की शहरियत लेकर यहाँ बसना आसान बनाना चाहती है। नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के अलावा वेस्ट बंगाल, तेलंगाना व साउथ इंडिया की भी कई रियासतों ने CAA की मुखालिफत की है। वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी और तमिलनाडु के CM स्टालिन ने इसको अपने यहाँ लागू करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इस कानून को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के इक़्तिदार के खिलाफ करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि CAA की मुखालिफत कर रही ये रियासतें क्या इसे अपने यहाँ लागू होने से रोक सकती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स PDT आचार्य का मानना है कि आइन के आर्टिकल 256 के तहत पार्लियामेंट की जानिब से पास हुए किसी भी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी रियासती हुकूमतों की ही है। इस आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि रियासती हुकूमतें अपनी वर्किंग पावर का इस तरह इस्तेमाल करें जिससे कि पार्लियामेंट की जानिब से पास किए गए इस कानून के लागू होने में कोई परेशानी न हो, यानी इस कानून को लागू करने में सपोर्ट करें। जहां तक कानून लागू किए जाने का सवाल है, रियासतें कानूनी तौर से इसे लागू करने की पाबंद होगी, यानी उन्हें ये कानून अपनी अपनी रियासतों में लागू करना ही होगा।
ان قوانین کے خلاف ریاستی حکومتیں حالانکہ اپنے یہاں تجویز پاس بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کی اہمیت کچھ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آئین کی دفعہ 256 کے مطابق کسی بھی ریاستی حکومت کے پاس اس قانون پر عمل آوری کرانے میں مدد کرنے کے علاوہ کوئی بہت زیادہ آپشن نہیں ہے۔ حالانکہ قانون کے ایکسپرٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قانون کی آئینی حقیقت پر سوال اٹھانے کا حق تو ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ آخر CAA کو لے کر مسلمانوں میں تشویش کیوں ہے، وہ بھی ایسے وقت جب خود مودی سرکار آگے آ کر کہہ رہی ہے کہ بھارتی مسلمانوں پر اس قانون کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کے کوئی رائٹس یعنی حقوق چھینے جائیں گے۔ 12 مارچ کو بھی سینٹرل ہوم منسٹری نے CAA کو لے کر ایک بیان جاری کیا۔ منسٹری نے کہا کہ 18 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں CAA سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھارت میں رہنے والے ہندوؤں کی طرح ہی اپنے سبھی رائٹس کا یعنی حقوق کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیا ہے کہ CAA کو لے کر مسلمانوں میں تشویش کی لہر ہے؟ حیدرآباد کے MP اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ مودی سرکار جلد ہی NRC اور NPR قانون لاگو کرنے جا رہی ہے۔ اسد الدین اویسی کے مطابق پارلیمنٹ میں امت شاہ نے ایک بار کہا تھا کہ پہلے CAA آئے گا، پھر NRC اور پھر NPR لایا جائے گا۔ ایک بیان آیا، حکومت نے ایک فیصلہ لیا اور فیصلہ یہ لیا کہ وہ CAA قانون کے رولز بنا دیے۔ میں پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ CAA قانون کو آپ صرف CAA کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، CAA کے قانون کو آپ کو NPR اور NRC سے جوڑ کر دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ BJP اور سنگھ پریوار کے لوگ بولیں گے تم کیا نہیں چاہتے پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش کے ہندو، سکھ، عیسائی، یہ بودھ مذہب کے لوگ بھارت کو آ جائیں، یہ ان کو شہریت نہ ملے؟ میں کبھی خلاف نہیں تھا۔ ارے جب ہم نے 2 نیشن تھیوری کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے؟ کوئی اگر ہمارا ہندو بھائی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے سیکھ آ جائے، کیا CAA قانون سے پہلے ان کو سٹیزنشپ دینے کا قانون نہیں تھا؟ تھا، بالکل دیجیے آپ، مگر ہمارا اعتراض یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد پر نہیں قانون بنایا جا سکتا۔ لوگ بار بار مجھ سے کہتے ہیں تم کیا بول رہے ہو، تمہاری شہریت تو نہیں لیں گے ناصر الدین؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ CAA کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NPR کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے، NRC کا تعلق سٹیزنشپ قانون سے ہے۔ اور کب سے ہم لوگ مذہب کی بنیاد پر سٹیزنشپ دیں گے؟ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے۔ مذہب کی بنیاد پر جب سٹیزنشپ دی جا رہی ہے تو مذہب کی بنیاد پر چھینی بھی جا سکتی ہے نا۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ NRC کیا ہے اور NPR کیا ہے، ان کا CAA سے کیا لنک ہے؟ دراصل NRC یا نیشنل سٹیزن رجسٹر ایک ڈاکیومنٹ ہے جو شہریت سے یعنی سٹیزن شپ سے جڑا ہوا ہے۔ اس میں پرماننٹ سٹیزنز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ بھارت میں پہلی بار 1955 میں سٹیزن شپ سے جڑے قانون میں اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ عام طور پر غیر ملکی بارڈر سے گھری ہوئی ریاستوں میں NRC ڈاکیومنٹ تیار کرنے کی بات کہی گئی ہے، جس سے غیر قانونی طور پر گھسنے والوں کی آسانی سے پہچان کی جا سکے۔ مسلم کمیونٹیز میں پہلی تشویش کا اندازہ ان 3 پوائنٹ سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ نارتھ ایسٹ کی ریاست آسام ملک کی واحد جگہ ہے جہاں پر NRC رجسٹر تیار کیا گیا۔ پہلے پوائنٹ میں آسام حکومت کے مطابق ریاست میں NRC تیار کرنے میں 3 سال کا وقت لگا۔ ان 3 سال میں 3.29 کروڑ لوگوں نے شہریت ثابت کرنے کے لیے 6.5 کروڑ ڈاکیومنٹ
गवर्नमेंट को भेजे। गवर्नमेंट ने जो फाइनल ड्राफ्ट पेश किया उसके मुताबिक सिर्फ 3.11 करोड़ लोगों को सिटीजनशिप का अहल माना गया। हुकूमत के मुताबिक करीब 19 लाख लोग अपनी शहरियत साबित नहीं कर पाए। 19 लाख, ये फिगर आसाम की टोटल पॉपुलेशन का 10% है। आसाम में एनआरसी लिस्ट आने के बाद गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन फॉर पीस एंड जस्टिस यानी CJP ने रियासत का दौरा किया। 19 लाख लोग जो अपनी शहरियत से महरूम हो गए, उनमें ज्यादातर मुस्लिम ही हैं। ऐसे में भारतीय मुसलमानों को डर है कि नेशनल लेवल पर अगर इसे लागू किया जाता है तो आसाम जैसी सूरत हाल बन सकती है। मुसलमानों की तशवीश और अंदेशों को समझने के लिए दूसरा पॉइंट है NPR और NRC की क्रोनोलॉजी। मुसलमानों को एक बड़ा डर NPR, NRC और CAA की क्रोनोलॉजी को लेकर है। मुसलमानों को डर है कि NPR में नाम होने के बाद अगर वो NRC में अपना नाम रजिस्टर नहीं करा पाए तो उनकी सिटीजनशिप यानी शहरियत खत्म हो सकती है। डर, अंदेशे और तशवीश का तीसरा पॉइंट है वो अफसरान जिन पर डॉक्यूमेंट चेक करने का सारा दारोमदार है। मुल्क में अगर NRC लागू होती है तो इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी सरकारी ओहदेदारों और मुलाजमीन पर ही रहेगी। आसाम में NRC डेटा फाइनल करने के लिए रियासती हुकूमत ने 60,000 मुलाजमीन काम पर लगाए थे। आसाम में NRC कामों में शामिल रहे IAS ओहदेदार प्रदीप हेजला पर बेकायदगी के इल्जामात लगे। उनके खिलाफ आसाम हुकूमत की जांच भी चल रही है। गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन CJP के मुताबिक आसाम में ऐसे कई लोग थे जिनके पास सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट थे, लेकिन ओहदेदारों के अड़ियल रवैये और लापरवाही व बेकायदगी की वजह से उनका नाम NRC के लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आसाम गवालपाड़ा वाकया खोटापुर गांव के सकीन अली के डॉक्यूमेंट में मामूली गलती होने की वजह से ओहदेदारों ने उसके डॉक्यूमेंट को मशकूक बता दिया, जिसके बाद उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया गया। दरअसल सकीन अली के डॉक्यूमेंट में सकीन की जगह सकहीन लिखा गया था। CJP की माने तो आसाम में इसके पास इस तरह के कई केसेस सामने आए थे। ये रही CAA को लेकर सारी बातें और उन सारे सवालों के जवाब जो मुसलमानों के जहन में उठ रहे हैं। आखिर में मजीद 2 इश्यूज भी हैं जो एक आम मुसलमान को परेशान कर रहे हैं। मरकज की मोदी सरकार खुलकर ये नहीं कह रही है कि वो NRC तैयार करेगी या नहीं। अगर तैयार करती है तो इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। दूसरा इशू भी है कि क्या आसाम की तरह सेंटर का भी कट ऑफ डेट 1970 ही रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शिकायत है कि उनके पास इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्त, अहबाब व रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BBN चैनल।